अभी आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री नंबर 5AA। ओके, एंट्री नंबर 5AA विच इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। हाँ कर। वो ग्रीन दिख रहा है क्या कलर? मैं तो पिंक में लिखा है। अच्छा, ठीक है। वही मेरे को कलर अलग क्यों? ठीक है। अभी यहाँ पर हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि रहने का जगह। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग, उसमें कुछ फ्लैट्स है। ओके, किसी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन ने उसको रेंट पे लिया। ओके, तो इसके ऊपर आरसीएम में टैक्सेबिलिटी है, लेकिन उसके पहले हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ेंगे। ओके, एग्जेम्पशन किधर है? नहीं नहीं, वो तो प्रॉपर्टी बेचने पर। अभी हम लोग रेंटिंग सीख रहे हैं, रेंटिंग। ओके, अभी एग्जेम्पशन में क्या लिखा है सुनो। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट, ऐसा लिखा है। ओके, क्या लिखा हुआ है देखो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। मतलब कि अगर रहने का जगह पे हम लोग गए, भाड़े पर किसी भी रूम में हम लोग भाड़े पर गए, तो वो रेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड हम लोग कौन है? अदर देन रजिस्टर्ड। ओके, अगर हम लोग अदर देन रजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है। अदर देन रजिस्टर्ड रहेंगे तो एग्जेम्प्ट है। मतलब कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, ओके, तो एग्जेम्प्ट। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल, पहले तो टैक्सेबल। ओके, आरसीएम हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। ओके, ये एग्जेम्पशन का पॉइंट लिखा था यहाँ पर। तो एग्जेम्पशन का पॉइंट लिखा है, उससे हम लोग को टैक्सेबिलिटी मालूम पड़ रहा है, चार्ज मालूम नहीं पड़ रहा है। चार्ज के लिए हम लोग को ये एंट्री में आना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो पहले क्या बोला ये लोगों ने, अनरजिस्टर्ड को अगर मिला देन इट इज एग्जेप्ट। मतलब हम लोगों ने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, कोई जीएसटी वो चार्ज नहीं करेगा। दूसरा, अगर लैंडलॉर्ड ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है, ओके, रहने का जगह, देन इट इज टैक्सेबल, ये यहाँ पर लिखा हो। नाउ वी विल लर्न चार्ज। ओके, चार्ज में सेम टू सेम एंट्री कवर किया, ये वाला एंट्री। चार्ज में बोला है कि ये एंट्री वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीए। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी का पार्ट आ रहा है समझ में? मतलब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए, ओके, एम्प्लॉयज को रहने के लिए कोई जगह भाड़े पर लेता है, तो दैट पर्टिकुलर कंपनी बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीए। समझा? अभी यहां पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात की, नॉट कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्लाजा में प्रॉपर्टी रहता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ये वाला। कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। पहली बात तो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, किधर लिखा हुआ है? एग्जेम्पशन नहीं लिखा है, मतलब टैक्सेबल है। एग्जेम्पशन किधर है? रेसिडेंशियल। मतलब कमर्शियल विल बिकम टैक्सेबल। कमर्शियल के लिए आरसीएम मेंशन नहीं किया, तो एफसीएम। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? यहां पर देखो,
अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा, ओके, ऑलवेज एफसीएम, ओके, एंड इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ओके, ऑलवेज इट इज टैक्सेबल एंड दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, इट इज एग्जेम्प्ट। आया समझ में? रजिस्टर्ड को दिया, देन इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। सबको क्लियर है क्या? अभी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन जब लिखा तभी एक पॉइंट उनको ध्यान में नहीं आया, उसके बाद अमेंडमेंट करके लाया। ओके, अभी क्या पॉइंट है उसमें? एग्जाम्पल की कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोपराइटर, ओके, स्पेसिफिकली प्रोपराइटर रजिस्टर्ड, मतलब कि उसका बिजनेस है, जीएसटी नंबर है, पर वो रहता है भाड़े में। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला? समझो कोई प्रोपराइटर है, अभी प्रोपराइटर का पैन कार्ड खुद का ही रहता है, ओके, वो ही पैन कार्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अभी वो रेंट पे रह रहा है, रेंट पे, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड किसको सर्विस दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को ही सर्विस दे रहा है, क्योंकि उसके पास तो जीएसटी नंबर है। तो ऐसे केस में तो आरसीएम लगना चाहिए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर वो प्रोपराइटर खुद पर्सनल पर्पस के लिए रहता है, खुद के रेसिडेंस के लिए, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉयज के लिए लेता है, देन इट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। समझ में? तो ये जो पॉइंट लिखा है एग्जेम्पशन का, इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ, ओके, एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ जिसमें लिखा हुआ था, इफ प्रोपराइटर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, ओके, if proprietor is registered, if proprietor is registered and taken property on rent for his personal residence, for his personal residence, ओके, तो ऐसे केस में इट वुड बी एग्जेम्प्ट। पर्सनल रेसिडेंस के लिए तो एग्जेम्प्ट, अगर वो एम्प्लॉयज के लिए लेता है रहने के लिए, देन इट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। क्लियर है सबको? ये एग्जेम्पशन वाले पॉइंट को खाली लिख लो जरा, ओके, चार्ट बुक में लिखा हुआ है लेकिन एकदम डिटेल में नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है थोड़ा सा, इफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है सबको? हुआ? ठीक है, तो अपना एंट्री नंबर 5AA कंप्लीट हुआ। ओके, एंट्री नंबर 5AA में हु इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट? रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है सब? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद एंट्री नंबर 5B, ओके, एंट्री नंबर 5B एंड 5C, ये दोनों बिल्डिंग, अपना जो बिल्डर रहता है ना, उसके रिलेटेड है।
ओके, अभी यहाँ पर बोला हुआ है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ओके, एफएसआई का फुल फॉर्म इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल मैं लैंड ओनर हूँ, ओके, मेरे पास लैंड है, अभी मेरे को इस पे बिल्डिंग बनाने का है लेकिन मेरे को उतना एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कोई बिल्डर आया, ओके, उसको हम लोग डेवलपमेंट राइट्स देते हैं कि आप यहाँ पे बिल्डिंग को बनाओ, ओके, आप इस लैंड को डेवलप करो। तो हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, डेवलपमेंट राइट्स। तो डेवलपमेंट राइट्स अगर हम लोगों ने दिया, ओके, समझो लैंड ओनर है, ओके, इसने बिल्डर को, दैट इज बिल्डर को प्रमोटर कहा जाएगा जीएसटी में, इसने प्रमोटर को डेवलपमेंट राइट्स दिया, डेवलपमेंट राइट्स, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट। कौन है सप्लायर, बराबर, लैंड ओनर सप्लायर है क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है डेवलपमेंट राइट्स। ओके, प्रमोटर को मिल रहा है डेवलपमेंट राइट्स, तो प्रमोटर इज रिसिपिएंट। तो गवर्नमेंट से जो भी पैसा प्रमोटर पे करने वाला है, किसको, लैंड ओनर को, फॉर डेवलपमेंट राइट्स, उसके ऊपर जीएसटी भी प्रमोटर को ही भरना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, प्रमोटर किसको देने वाला है पैसा, लैंड ओनर को। ओके, उसको बेसिक अमाउंट देने का, समझो 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए उसको देंगे, 18,000 प्रमोटर को ही जीएसटी भरना है। आया समझ में? क्लियर है सबको? उसके बाद एंट्री नंबर 5C, ओके, लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज मोर देन 30 years against consideration as upfront amount such as premium and salami। अभी फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डर है, उसने एक जगह पे बिल्डिंग बना दिया। अभी ऑब्वियस सी बात है कि लैंड ओनर ने उसको लीज पे दिया रहेगा ये जगह, वो उसको उसके ऊपर बिल्डिंग बांध रहा है। तो बिल्डर इतना पागल नहीं रहेगा कि वो 5 साल के लीज पे बिल्डिंग बनाए। ऑब्वियसली अगर 5 साल हो गया तो बिल्डर बोलेगा, अपना ये लैंड ओनर बोलेगा अभी हो जाए, हो गया आपका, जाओ इधर से। चलेगा क्या? मतलब बनाने को उसको 2-3 साल लगा, बराबर है, तो उसमें कम से कम 30 साल का एग्रीमेंट बनता है। वो एक 30 साल का एग्रीमेंट बनता है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज मतलब ऐसा लीज पीरियड जो 30 years से ज़्यादा का है। ओके, वो 30 years से ज़्यादा के पीरियड को बुक करने के लिए प्रमोटर को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। ओके, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग अपफ्रंट अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गाड़ी बुक करने गए तो डाउन पेमेंट करते हैं, तो वैसा ही अगर हमको 30 साल के लिए बुक करना है फॉर लीज, हम लोग को एक अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ता है। ओके, बुकिंग अमाउंट जिसको बोलते हैं। तो उस अपफ्रंट अमाउंट के ऊपर आरसीएम में जीएसटी कौन भरेगा, प्रमोटर, बिल्डर, यस। ओके, लैंड ओनर इज सप्लायर, उसको पैसा मिल रहा है। ओके, प्रमोटर इज द रिसिपिएंट, उसको लॉन्ग टर्म लीज पे मिल रहा है। तो यहाँ पर जीएसटी कौन भरेगा, रिसिपिएंट, प्रमोटर। समझ में आया? क्लियर है सबको? तो 5B 5C हो गया। अभी हम लोग एंट्री नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको मार्क करो। एंट्री नंबर 6, ओके, इसका फ्लो चार्ट एंड पे भी दिया हुआ है, लास्ट में, लास्ट पेज पे होगा। हाँ दिया है ना डायरेक्टर से, ठीक। नो लिसन, अभी डायरेक्टर जो रहता है, डायरेक्टर, वो कंपनी का डायरेक्टर, देर आर 2 types ऑफ डायरेक्टर। ओके, एक रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, एंड एक रहता है होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, लॉ में पढ़ा रहेगा, कभी तो लॉ में पढ़ा रहेगा। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके एक पर्सन रहता है, एक रहता है होल टाइम डायरेक्टर। अभी होल टाइम डायरेक्टर क्या करता है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में हिस्सा लेता है। ओके, वो कंपनी में बैठा रहेगा एंड डे टू डे ऑपरेशंस में वो पार्ट लेता है। अरे समझ में, डे टू डे ऑपरेशंस।
तो गवर्नमेंट बोलता है कि होल टाइम डायरेक्टर इज एज गुड एज एम्प्लॉय। ओके, होल टाइम डायरेक्टर इज एज गुड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो कंपनी अगर इस होल टाइम डायरेक्टर को पेमेंट कर रहा है, और कंपनी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है होल टाइम डायरेक्टर को। ओके, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपेंट? खाली सप्लायर रिसिपेंट बता दो। ओके, ये सर्विस दे रहा है अपना, तो ये सप्लायर है एंड ये रिसिपेंट, उसका पैसा दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट सर्विस के तरीके से ट्रीट करेंगे इसको। ओके, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एज गुड एज एम्प्लॉय है। आ रहा है समझ में? तो अगर कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर को पैसा दिया, रेमुनरेशन दिया, ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट एग्जाम सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। एग्जाम सप्लाई बनने के लिए भी सप्लाई होना चाहिए, एंड सप्लाई होने के लिए शेड्यूल 3 में नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन शेड्यूल 3 में है ये एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ओके, इस वजह से इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। समझ में? उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी कभार आते हैं। ओके, उन लोग रेगुलरली नहीं आएंगे। उन लोग अगर समझो कोई बोर्ड मीटिंग रहेगा, ओके, तब अपना फेस दिखाएंगे। ओके, या फिर कोई एक बड़े पार्टी के साथ मीटिंग रहेगा तब आएंगे, या तो एडवाइजरी देने के लिए आएंगे। ओके, कोई अगर समझो कंपनी को कंसल्टेशन चाहिए कि हम लोग ये प्रोजेक्ट करें कि ना करें, तो उन सब रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ओके, ये लोग का सर्विसेज बहुत कम रहता है, लेकिन इन लोग का चार्ज ज़्यादा रहता है क्योंकि इन लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तब जाके उन लोगों को पैसा मिल रहा है इतना। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, ओके, कंपनी किसको पे कर रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। हु इज द सप्लायर? ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज द सप्लायर क्योंकि वो लोग सर्विस दे रहे कंपनी को। तो कंपनी कौन हुआ? रिसिपिएंट। तो गवर्नमेंट सेज कंपनी बीइंग द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर है सबको? कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सर्विसेज है, कंपनी विल बी पेइंग जीएसटी। होल टाइम डायरेक्टर रहेगा तो नो जीएसटी, इंडिपेंडेंट रहेगा तो आरसीएम। आया समझ? यहां तक समझा? क्लियर है क्या? अभी हम लोग सिटिंग फीस का बात करेंगे। किसका? सिटिंग फीस का। अभी सिटिंग फीस में लिखा हुआ है, सिटिंग फीस का मीनिंग क्या होता है? सिटिंग फीस मतलब कि बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने का पैसा। ओके, बोर्ड मीटिंग होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी मीटिंग करते हैं उन लोग को पैसा मिलता है। अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होल टाइम डायरेक्टर भी रहेगा, ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहेगा, सब लोग रहेंगे। एंड दिस सिटिंग फीस इज नॉट फिक्स्ड पर मंथ, इट इज फिक्स्ड पर मीटिंग। ओके, मीटिंग वाइज मिलेगा ना, मीटिंग के प्रोपोर्शन में मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुआ तो भी सिटिंग फीस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट से सिटिंग फीस इज नॉट एज पर होल टाइम और इंडिपेंडेंट, उससे कुछ मतलब नहीं उसको। ओके, ये पर मीटिंग है। तो सिटिंग फीस अगर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग था उसको अटेंड करने का पैसा। तो वो मीटिंग में वो लोग अगर गए तो ऑब्वियसली वो लोग एडवाइजरी सर्विस ही देने वाले। ओके, डिसाइड करेंगे वो लोग, तो ऑलवेज इट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, सिटिंग फीस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आ रहा है पॉइंट समझ में? सिटिंग फीस पे हमेशा आरसीएम, फिर वो चाहे होल टाइम डायरेक्टर को पे हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, दोनों को पे हो, तो भी सिटिंग फीस के ऊपर इट वुड बी ऑलवेज आरसीएम। यहाँ तक समझा? क्योंकि सिटिंग फीस क्या है, वो पर मंथ फिक्स नहीं है। एम्प्लॉय का सैलरी कैसा हर महीना फिक्स रहता है, लेकिन सिटिंग फीस फिक्स नहीं है। नो डाउट फिक्स, मीटिंग वाइज फिक्स है, लेकिन मीटिंग हुआ ही नहीं तो नहीं भरेंगे, तो इसके ऊपर आरसीएम आएगा। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद जो डायरेक्टर का सर्विस है, ओके, गवर्नमेंट ने उसको क्लासीफाई किया। डायरेक्टर सर्विसेज आर क्लासिफाइड।
अभी डायरेक्टर जो है वो कंपनी को क्या क्या सर्विस देता है? एडवाइजरी देता है, बराबर, मैनेज करता है कंपनी के ऑपरेशंस को। तो ये जो सर्विस है वो दे रहा है एज अ डायरेक्टर, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सर्विस रहेगा जो वो एज अ डायरेक्टर नहीं देगा, ओके, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी देगा। एग्जाम्पल, अगर समझो डायरेक्टर के पास एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओके, डायरेक्टर का कमर्शियल प्रॉपर्टी, अभी डायरेक्टर इज गिविंग दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू कंपनी। ओके, डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी को रेंट पे दिया ये प्रॉपर्टी, रेंट पे। अभी अगर ये रेंट पे दे रहा है तो ये पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, इज नॉट गिविंग इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। ओके, यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर भले इसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो कंपनी का डायरेक्टर के हिसाब से सर्विस नहीं दे रहा है, वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। ओके, आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम कौन से सर्विसेज पे लगेगा? ओके, एज अ डायरेक्टर सर्विस दिया रहेगा उस पर, मतलब एडवाइजरी हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ओके, ये सब सर्विसेज पे आरसीएम है। समझ में आ रहा है? एज अ डायरेक्टर रहेगा तो आरसीएम, इन पर्सनल कैपेसिटी रहेगा, ओके, इन पर्सनल कैपेसिटी रहेगा तो आरसीएम नहीं आएगा। हो सकता है एफसीएम आए, प्रोवाइडेड डायरेक्टर इज अ टैक्सेबल पर्सन, उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए तो ही जीएसटी भरेगा ना। ओके, इन पर्सनल कैपेसिटी नो आरसीएम। तो यहाँ पर नो एफसीएम नहीं लिख रहे क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो ही एफसीएम है। समझा पॉइंट? क्लियर है सब? एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टर सर्विस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, एक रहता है होल टाइम एंड एक रहता है इंडिपेंडेंट, ओके, और पार्ट टाइम। यस, तो होल टाइम डायरेक्टर को जो पैसा दिया, इट इज एज गुड एज रेमुनरेशन। ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, होल टाइम है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट है ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पैसा दिया, ओके, तो उसके ऊपर आरसीएम आएगा। उसके बाद सिटिंग फीस के ऊपर हमेशा आएगा। ओके, उसके बाद एक सर्कुलर ये वाला देखा जिसमें क्या लिखा हुआ है, ओके, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ सर्विस दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, मतलब आरसीएम में नहीं आएगा, एंड एफसीएम आ सकता है। एंड अगर एज अ डायरेक्टर सर्विस दिया तो आरसीएम आएगा। एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर क्या सर्विस दे सकता है? ओके, एडवाइजरी सर्विस हो गया, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट करना हो गया, ये सब चीज़ें। क्लियर है? अभी उसके बाद और एक सर्कुलर आया, ओके, जो कहता है कि प्रोफेशनल सर्विस एंड सैलरी में हम लोग बाइफर्केशन कैसे करें। अगर समझो कोई होल टाइम डायरेक्टर है, वो कभी कभार प्रोफेशनल सर्विस भी दे देता है, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से हटके, तो इसको हम लोग बाइफर्केट कैसे करेंगे? तो इन लोगों ने इनकम टैक्स के ऊपर डाल दिया। ओके, इनकम टैक्स में अगर 192 सेक्शन में टीडीएस कटा सैलरी वाले में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एंड अगर 194 जे में कटा तो प्रोफेशनल। समझ में आया क्या? मतलब एकदम सिंपल, कंपनी किस सेक्शन में टीडीएस कट कर रहा है ये चेक करेंगे। अगर कंपनी 192 में करेगा, ओके, देन इट इज सैलरी, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। एंड 194 जे में, हाँ, इनवॉइस इशू करते हैं। हाँ हाँ, यस। कौन सा? हाँ, अभी कभी होल टाइम डायरेक्टर कभी कभी क्या करता है, वो लोग प्रोफेशनल सर्विस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने बोला कि 4 दिन का सेमिनार लेके आओ, ओके, हम लोग के दूसरे स्टेट में उधर, ओके, तो वहां पर वो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं जा रहा है, वो अपना जो पर मंथ का फिक्स है वो तो ले ही रहा है, उसके अलावा 2-4 दिन सिखाने का भी अलग से लेगा, तो वो अलग से वाले के ऊपर 194 जे में कट कर दे टीडीएस, क्योंकि वो ट्रेनिंग सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस। समझ?
हाँ वो तो इनवॉइस देगा ही। हाँ यस, ये हमेशा 194J में रहता है। ओके, इंडिपेंडेंटर ऑलवेज इन 194J and whole time generally he is in 192, but in respect of certain professional service 194J भी आ सकता है। क्लियर है सबको? हाँ, प्रोफेशनल सर्विस दिया तो टैक्स लगेगा, एंड सैलरी वाला दिया तो नहीं लगेगा क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट है। ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद इट इज इंश्योरेंस सर्विस। ओके, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस। इंश्योरेंस एजेंसी मतलब कि जो एजेंट रहता है, जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी इंश्योरेंस वो लोग बेच रहे हैं, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस अगर वो लोग सेल कर रहे हैं, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस अगर वो लोग सेल कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, इन लोग को कमीशन दे दो। इंश्योरेंस एजेंट है लोग, इंश्योरेंस एजेंट। तो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। हु इज द सप्लायर? ओके, इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है। ओके, वो लोग पॉलिसी बेच के दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट इज सप्लायर। कंपनी अपना रिसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज के, जो लोग इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा, ओके, जो भी कमीशन मिलेगा किसको? इंश्योरेंस एजेंट को जो भी कमीशन मिलेगा इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है सबको? इतना ही है उसमें। उसके बाद रिकवरी एजेंट सर्विस। ओके, रिकवरी एजेंट सर्विस, रिकवरी एजेंट मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक का कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, ओके, तो बैंक क्या करता है, रिकवरी एजेंट को भेज रहा है। ओके, रिकवरी एजेंट उनके एम्प्लॉयज नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। ओके, रिकवरी एजेंट किसको सर्विस देगा? बैंक को। क्या सर्विस देगा? पैसा रिकवर करके देगा, बराबर है? तो यहाँ पर बैंक इज द रिसिपिएंट। ओके, बैंक, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, बैंक, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये लोग तीन क्या है? रिसिपिएंट्स। तो गवर्नमेंट से इन तीनों को आरसीएम में जीएसटी भरने का। ओके, इन तीनों को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके, सप्लायर इज रिकवरी एजेंट। ओके, इसने सर्विस दिया, इन लोग को भी कमीशन मिलता है, ओके, रिकवर करवा के देने का। तो रिकवरी एजेंट इज अंडर आरसीएम। रिकवरी एजेंट ने सर्विस दिया, इट इज अंडर आरसीएम। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट और द लाइक, ऐसा भी लिखा है यहाँ पर। अच्छा, इधर है देखो, और द लाइक मतलब कि म्यूजिक कंपोजर ने म्यूजिक कंपनी को सर्विस दिया। फॉर एग्जांपल विशाल ददलानी, ओके, उन लोगों ने फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक बनाया एंड यशराज फिल्म्स को दिया कोई मूवी में, ओके, यूज करने को। तो यहाँ पर जो पैसा यशराज फिल्म्स विशाल ददलानी को देगा, उस पैसे के ऊपर टैक्स किसको भरना पड़ेगा? म्यूजिक कंपनी को। विशाल तो सप्लायर हुआ ना। देखो, विशाल ददलानी ने सर्विस दिया, किसको दिया? यशराज फिल्म्स को, बराबर? तो ये सप्लायर है, सप्लायर, एंड यशराज फिल्म्स इज रिसिपिएंट। तो यशराज फिल्म्स किसको पे कर रहा है पैसा? विशाल को, क्योंकि ये रिसिपिएंट। पर आरसीएम का जो अमाउंट है, जीएसटी, वो ये यशराज फिल्म्स किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद यहाँ पर लिखा है फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक। फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता, ओके, उसके जो भी कैरेक्टर्स है, ओके, वो लोग आर्टिस्ट है। तो जो भी तारक मेहता वाले, दैट इज नीला टेलीफिल्म्स, ओके, वो लोग जो भी पैसा पे करते हैं उन लोग को, दे आर प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि उनका पर मंथ फिक्स नहीं रहता।
पर एपिसोड में उन लोगों ने जितना रोल प्ले किया उतने के हिसाब से रहता है। अभी एक एपिसोड में एग्जाम्पल कोई आया ही नहीं, वो वाला पर्सन का रोल ही नहीं था, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नेचर में नहीं है। ओके, ये प्रोफेशनल सर्विस या तो फिर कुछ आर्टिस्टिक सर्विस के नेचर में। तो यहाँ पर नीला टेलीफिल्म्स वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। फोटोग्राफर हो गया, कोरियोग्राफर हो गया, ओके, ये सब भी कवर हो गया इसमें। मंथली अगर दे रहे हो ओके तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एग्जाम्पल स्पॉट बॉय। ओके, अगर स्पॉट बॉय को दिया, स्पॉट बॉय भी सर्विस दे रहा है ना म्यूजिक कंपनी को, मतलब और यशराज फिल्म्स में काम कर रहा है, पर उसका सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नेचर में आएगा। समझ में? नहीं, वो इसमें कवर्ड नहीं ये। हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, यहाँ पर हम लोग ना वो वाला आर्टिस्ट का बात नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का बात कर रहे। ओके, डांस अगर कोई कर रहा है वो भी आर्टिस्ट माना जाता है। कोई गाना गा रहा है वो भी आर्टिस्ट है। कोई ड्राइंग कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ड्राइंग वाले का बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? ओके, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का बात कर हम लोग। दोनों एक साथ बनो। चालू भी एक साथ होगा। थोड़ी देर बंद रखता हूँ। हाँ, समझ में आया सबको ये वाला म्यूजिक कंपनी वाला? ओके, म्यूजिक कंपोजर ने म्यूजिक कंपनी को दिया या फिर आर्टिस्ट ने प्रोड्यूसर कंपनी को दिया। प्रोड्यूसर कंपनी। ओके, प्रोड्यूसर कंपनी मतलब समझो प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी फिल्म प्रोड्यूसर ही है, जैसे यशराज फिल्म से वैसे प्रियदर्शनी। ओके, म्यूजिक कंपनी समझो टी सीरीज है। ओके, इन लोगों ने टी सीरीज को कोई ट्रैक दिया ओके यूज करने के लिए। अभी वो कॉपीराइट रहता है। अभी यूट्यूब पे अगर देखेंगे अपन तो टी सीरीज के चैनल पे ही कुछ कुछ सॉन्ग्स मिलता है, बाकी किधर भी नहीं मिलता है, क्योंकि कॉपीराइटेड है ना उनका। तो कॉपीराइट उनको जो अपना म्यूजिक जो सिंगर है या तो जो म्यूजिक कंपोजर है वो लोग उनको देते हैं कॉपीराइट्स। तो इन कॉपीराइट्स के पैसों के ऊपर जो पर्सन पे कर रहा है दैट इज रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी। समझ में? क्लियर है? उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर टू पब्लिशर। ओके, ऑथर टू पब्लिशर। और लिसन, अभी फॉर एग्जांपल कोई ऑथर अपना बुक टैक्समैन में पब्लिश कर रहा है। टैक्समैन, हेलो टैक्समैन, सुना है सब? अभी समझो ऑथर ने टैक्समैन को बोला कि हम आपको कॉपीराइट दे रहे हैं। ओके, आप आपका लोगो डाल सकते हो उधर। टैक्समैन का लोगो रहता है लेकिन ऑथर का नाम रहता है। तो टैक्समैन क्या करता है, उस कॉपीराइट्स के बदले ऑथर को क्या पैसा दे रहा है? ऑथर को क्या देगा? रॉयल्टी देगा, रॉयल्टी। ओके, टैक्समैन इज गोइंग टू पे रॉयल्टी टू ऑथर फॉर कॉपीराइट्स। अभी ये एक ही एंट्री ऐसा है जिसमें आरसीएम एंड एफसीएम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? जैसे जीटीए था। ओके, ये वैसा ही है। ओके, इसमें क्या बोला देखो, ऑथर को पैसा मिल रहा है। ओके, ऑथर इज सप्लायर, इसीलिए उसको पैसा मिल रहा है। तो ऑथर ने जो सर्विस दिया है, क्या सर्विस दिया है? कॉपीराइट दिया है। ओके, कॉपीराइट का पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो यहाँ पर टैक्समैन को जीएसटी भरना पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में? टैक्समैन इज लायबल टू पे जीएसटी। पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ऑथर चाहता है, अगर ऑथर का समझो रजिस्ट्रेशन है पहले से एंड ऑथर विशेस टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो ऑथर कैन डू सो बाय गिविंग अ डिक्लेरेशन। ओके, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ओके, अनेक्शर 2 में ओके एक फॉर्म है, उसमें लिखा रहता है कि आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी अंडर एफसीएम एज पर सेक्शन 9 एंड आई हैव रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम। ओके, ऐसा एक डिक्लेरेशन साइन करके देता है कौन? ऑथर। ओके, ऑथर साइन करके देगा पब्लिशर को। तो पब्लिशर आरसीएम में पे नहीं करेगा। अभी पब्लिशर आरसीएम में कब पे करेगा?
जब ये डिक्लेरेशन नहीं मिला उसको, मतलब नॉर्मली इट इज आरसीएम, बट अदर ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑथर टू पे टैक्स अंडर एफसीएम। समझा? एंड दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो वो 1 साल तक चेंज नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन कैन नॉट बी विड्रॉन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज। ओके, 1 साल तक आपको सेम ऑप्शन यूज करना है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभार ऑथर, बड़े बड़े ऑथर रहते हैं, ओके, उन लोग का बहुत बड़ा टीम रहता है। ओके, एक अलग से ऑफिस रहेगा। ओके, 10 लोग होंगे, अलग अलग बुक्स लिखते हैं वो लोग। तो ऐसे केस में ऑथर के पास आईटीसी जमा होता है। ओके, एंड ऑथर का सर्विस अगर हमेशा आरसीएम में रहेगा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी बड़े ऑथर होंगे वो लोग एफसीएम में होंगे, तो वो लोग पे करो, आईटीसी यूज करो। समझ में? बोलो, और कुछ डाउट? क्लियर हो रहा है? ओके, आज का जितना भी सीखा एक बार वापस से। एंट्री नंबर 5 AA, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट, अगर प्रोपराइटर ने खुद के रेसिडेंस के लिए लिया तो एग्जेम्प्ट। उसके बाद एंट्री नंबर 5B, ओके, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ओके, टू बिल्डर, तो बिल्डर आरसीएम में भरेगा। लॉन्ग टर्म लीज का जो बुकिंग अमाउंट रहेगा उसके ऊपर भी आरसीएम में बिल्डर ही भरेगा। उसके बाद हमने सीखा डायरेक्टर सर्विस। ओके, डायरेक्टर सर्विस में ओके, होल टाइम डायरेक्टर को पैसा दिया, इट इज एज गुड एज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो उसके ऊपर नो जीएसटी। इंडिपेंडेंट को दिया तो आरसीएम। सिटिंग फीस के ऊपर हमेशा आरसीएम। ओके, डायरेक्टर जो भी सर्विस दे रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पे आरसीएम, और अगर पर्सनल कैपेसिटी में रहेगा तो नो आरसीएम। इट कैन बी एफसीएम और इट कैन बी एग्जाम डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शन। उसके बाद 194 में अगर टीडीएस कट रहा है, ओके, तो फिर उस केस में 194 में कट रहा है तो आरसीएम, 192 में रहेगा तो सैलरी मानेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया तो आरसीएम। रिकवरी एजेंट ने बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया तो भी आरसीएम। क्लियर है? एंड अभी वाला एंट्री, अच्छा, म्यूजिक कंपोजर वाला, म्यूजिक कंपनी को दिया, म्यूजिक कंपनी पे करेगा। आर्टिस्ट ने प्रोड्यूसर कंपनी को दिया, प्रोड्यूसर कंपनी पे करेगा। ओके, एंड लास्ट वाला अभी सिखाओ, ऑथर टू पब्लिशर। ओके, तो नॉर्मली पब्लिशर पे टैक्स अंडर आरसीएम, लेकिन ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है एंड डिक्लेरेशन साइन करके देगा कि मैं जीएसटी भरूंगा, तो ऐसे केस में उससे जीएसटी भरवाएंगे। समझा? नेक्स्ट, ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। अभी ओवरसीइंग कमिटी क्या रहता है उसको? ओवरसीइंग कमिटी मतलब कि एक आरबीआई ने कमिटी बनाया है, ओके, फॉर मॉनिटरिंग स्ट्रेस्ड असेट। ओके, स्ट्रेस्ड असेट का मतलब सुनो, भाई बैंक है फॉर एग्जांपल, ओके, अब बैंक ने लोन किस पर्सन को देना चाहिए, ओके, आरबीआई डिसाइड करता है। ओके, गाइडलाइंस आरबीआई देता है, उसके बाद वो गाइडलाइंस को फुलफिल करता हुआ बैंक चेक करता है। एंड नो डाउट इंटरनल बहुत सारा मिसमैच होता है, मैनेज होता है सब चीज़ें, ओके, वो सब अलग बात है। नहीं हुआ, ऐसा ही दिख रहा है। मोबाइल से क्या? नहीं नहीं, ठीक है, कौन सा ऐप है वो? अच्छा, हाँ, मेरा सैमसंग। अच्छा, कोई भी एसी होता है? अच्छा अच्छा, ऐसा है, मतलब वो ब्रांड के एसीज में होता है। अच्छा,
हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो स्ट्रेस्ड एसेट को मॉनिटर करने के लिए, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब कि फॉर एग्जांपल एनपीए, ओके, जो भी एनपीए एसेट हो जाते हैं 3 3 महीने तक लोग ईएमआई नहीं भरते, उसको एनपीए बोलते हैं, बराबर। तो होता क्या है कि बैंक किसी भी पर्सन को लोन देते जाता है, ओके, एंड बाद में फिर पब्लिक का पैसा ही आखिरकार तो, ओके, जो भी पर्सन एफडी बना रहा है वो बैंक क्या करता है, एफडी का पैसा किसी को लोन पे देता है, तब तो बैंक का इनकम होएगा ना। आपके सेविंग्स में अकाउंट में पैसा है तो बैंक उसको यूज़ करता है, ओके, वो खाली लेजर में आपके दिख रहा है लेकिन असली में पैसा बैंक यूज़ कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्म्स होना चाहिए कुछ लोन देने का, स्ट्रेस्ड असेट का नॉर्म्स होना चाहिए कि यही पर्सन को मिलेगा, ओके, इतना इतना उसका असेट्स होना चाहिए तो ही मिलेगा, इतना इनकम होना चाहिए आईटीआर में, ओके, वो सब रहता है। तो स्ट्रेस्ड असेट को ये लोग मॉनिटर करते हैं, ओके, कि स्ट्रेस्ड असेट मतलब कि जो बर्डन हो गया है, ओके, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन के ऊपर बर्डन हो रहा है, तो ओवरसीइंग कमिटी क्या करता है, गाइडलाइंस बनाता है कि बैंक को स्ट्रिक्टली ये नॉर्म्स फॉलो करना है आपको, ओके, आपको किसी को भी लोन नहीं देना है, एंड ये सब के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगता है, ये सब चेकिंग होता है। समझ में आ रहा है? एंड फिर फॉरेक्स का जो रिजर्व्स रहता है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये भी ओवरसीइंग कमेटी गाइड करता है, ओके, आरबीआई को, कि आप ऐसे ऐसे करो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव निकालने बोलो, तो ये सब काम रहता है ओवरसीइंग कमेटी का। तो ओवरसीइंग कमेटी ने जो भी सर्विस दिया है आरबीआई को, ओके, आरबीआई इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ओके, आरसीएम में आरबीआई को जीएसटी भरना है। क्लियर है क्या? ओवरसीइंग कमिटी इज प्रोफेशनल बॉडी, दे आर नॉट द एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एक अलग से बॉडी है, आया समझ में? उसके बाद सर्विसेज बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सर्विसेज बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ओके, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है उसको, डीएसए। फॉर एग्जांपल अपने को लोन चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जाते, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बैंक के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोन पास ही ना करे, ओके, पहला तो हम अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, वो तो चलो मंगवा लेगा एक बार को, लेकिन सेटिंग नहीं रहेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या करता है, उनका टाई अप रहता है, उनका टाई अप रहता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर लोन चाहिए तो आप डीएसए के पास गए, तो वो क्या करता है, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, ओके, डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर आउट करता है कि बैंक को क्या रिक्वायरमेंट है। अभी कोई कोई बैंक 2 साल का आईटीआर मांगता है, कोई कोई बैंक 3 साल का मांगता है, ओके, तो वो प्रॉपरली मैनेज करता है कि ये बैंक को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये बैंक को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। समझ में? उसके बाद आपका केस कहाँ पे बैठेगा फिट, मतलब फॉर एग्जांपल कोई नया बैंक आया तो वो किसी को भी लोन दे रहा है, ओके, आपको ज़रूरत है, अभी एचडीएफसी बैंक देगा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम रिस्क फ्री वाले जगह पे हाथ डालेंगे, क्योंकि बड़ा बैंक है, उनको फर्क नहीं पड़ता है आप लो या मत लो। लेकिन जो छोटा मोटा बैंक अभी अभी शुरू हुआ है, ओके, उनको वो लोग रिस्क लेने को तैयार है। तो उस डीएसए को प्रॉपरली मालूम रहता है कि आपका केस कौन से बैंक में फिट होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लोन वगैरह का रेफरेंस दे रहा है किसको, बैंक को। तो बैंक क्या करता है, इन लोग को कमीशन देता है, ओके। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉइंट, स्पेसिफाइड सप्लायर इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होना चाहिए स्पेसिफाइड सप्लायर, इंडिविजुअल, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगा, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगा, कंपनी भी नहीं चलेगा, एलएलपी भी नहीं चलेगा, ओके, क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली होना चाहिए, ओके, इंडिविजुअल डीएसए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल डीएसए होना चाहिए, तभी जाके क्या होएगा, आरसीएम में बैंक वगैरह पे करेंगे, ओके। यहाँ पर लिखा है बैंक और एनबीएफसी, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ओके, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली वो मॉडल पे काम नहीं कर रहे, ओके, अपन डीएसए वाला मॉडल जो है ना वो लोन्स के लिए,
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो डाउट लोन देता है, लेकिन वो किसी असेट को देख के देता है, जैसे मुथूट फाइनेंस, ओके, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओके। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रही है। तो इन लोग क्या करते हैं, किसी के रेफरेंस के थ्रू नहीं देते, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देखेंगे वो सब बेसिस पे। तो यहाँ पर हो सकता है उस रीज़न की वजह से यहाँ पर कवर नहीं किया, लेकिन बैंक एंड एनबीएफसी प्योर लोन देते हैं, ओके। कि बैंक डिपॉजिट भी लेता है एंड लोन भी देता है, लेकिन एनबीएफसी खाली लोन देता है, ये डिफरेंस है, ओके। बैंक एंड एनबीएफसी में बैंक क्या करता है, उसमें सेविंग्स अकाउंट रहता है, आपका करंट अकाउंट रहता है, लेकिन एनबीएफसी में आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं रह सकता, आपका लोन का अकाउंट रहेगा, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट रहेगा, वो सब रहेगा, लेकिन आपका कभी भी सेविंग्स अकाउंट नहीं रहेगा एनबीएफसी में। आए समझ में? तो यहाँ पर याद रखना है इसको, इंडिविजुअल डीएस है, कौन है, इंडिविजुअल डीएस है, इंडिविजुअल। अगर समझो क्वेश्चन ऐसा आया कि पार्टनरशिप डीएस है, ओके, इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी, ओके, पार्टनरशिप डीएस है, तो एफसीएम आएगा, समझ में? अगर कंपनी डीएस है तो भी एफसीएम, इंडिविजुअल डीएस रहेगा तो आरसीएम। समझ में आ रहा है? आगे एंट्री नंबर 12 एंड 13 ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, एंड मेजॉरिटी मिस्टेक यहाँ पर होता है, ओके। मैं अभी बता रहा हूँ फिर भी मिस्टेक होएगा आपका, मैं बता रहा हूँ कि इधर मिस्टेक होएगा फिर भी मिस्टेक होएगा, ठीक है। सुनो, अभी एंट्री नंबर 12 पहले करेंगे। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी, ओके। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करता है वो सुनो, बैंक के बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब कि बैंक को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, बराबर। जैसे अगर बैंक को समझो एनईएफटी वगैरह करवाने का है, समझो रूरल एरिया है, रूरल एरिया, अभी उधर अगर बैंक अपना ब्रांच डालेगा तो लॉस हो जाएगा, ओके। सिटी में भी बैंक के एम्प्लॉयज तो सोते ही रहते 2 बजे, ओके, आराम से एकदम फ्री बैठते हैं। तो रूरल एरिया में सोचो एक भी जन नहीं आएगा पूरा दिन बैंक में, तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होएगा, तो लॉस में जाएंगे ना बैंक। तो बैंक क्या करता है, बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट करता है, बोलता है कि आप उधर एक ऑफिस डालो, ओके। अगर आपके पास समझो कोई क्लाइंट आता है, आईसीआईसी बैंक का एक पर्सन है समझो अकाउंट होल्डर, वो आया, बोलता है सर मुझे एनईएफटी करने का, तो आप क्या करो, वो डॉक्यूमेंट्स आप हम लोग को दे दो, बैंक में लेके जाओ, ओके, सिटी में लेके जाओ बैंक में, तो वो पूरा दिन का डॉक्यूमेंट एक साथ लेके जाता होगा, क्लियर है? या फिर समझो किसी को अकाउंट ओपन करना है, अभी वो रूरल एरिया से सिटी में तो जाएगा नहीं अकाउंट ओपन करने, तो वो किधर आ जाएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर के ऑफिस में आ जाएगा, ओके। वहाँ पर उसको फॉर्म मिलेगा, एंड वो फॉर्म ये लोग कहाँ सबमिट करेंगे, बैंक में, तब जाके उसका अकाउंट ओपन होएगा। तो बिजनेस फैसिलिटेटर जो काम कर रहा है उसका उसको कमीशन मिलता है, इस कमीशन पे जीएसटी कौन भरेगा, रिसिपिएंट, दैट इज बैंक, ओके। बैंकिंग कंपनी को जीएसटी भरना है, समझ में आया पॉइंट? अभी यहाँ पर स्पेशल फीचर क्या है देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इन दोनों में स्पेशल फीचर क्या हो देखो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अथॉरिटी दिया रहता है टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। एग्जांपल, अगर मान के चलो कि कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है रूरल एरिया में, ओके, उसको राइट है कि वो क्या कर सकता है, एनईएफटी को प्रोसेस कर सकता है खुद को बैंक का एम्प्लॉय बता के, रिप्रेजेंटेटिव बता के, समझ में? मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास उतना पावर है कि मैं बैंक का ऑथराइज पर्सन हूं, आप मेरे को डॉक्यूमेंट दो मैं करके देता हूँ, वो खुद करेगा, आपने कैश डिपॉजिट किया आपको रसीद देगा, समझ में आ रहा है? तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो रहता है उसके पास अथॉरिटी रहता है किस चीज का, ट्रांजेक्शन करने का, एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक काम करता है बिजनेस को ग्रो करने का, ओके। एग्जांपल, अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है मालूम है, वो घर पे आता है, सेविंग्स अकाउंट ओपन करता है, तुरंत ओपन होता है,
पहले कैसा था, बैंक में जाओ, दुनिया भर का फॉर्म भरो, आधार कार्ड पैन कार्ड हार्ड कॉपी विथ सेल्फ अटेस्ट, वो सब कितना करना पड़ता। लेकिन अभी क्या नया निकला है, अगर लोग घर पे आते हैं, ओके आपका फोटो भी उधर ही लेंगे, वेरीफाई करेंगे, लोकेशन डालेंगे, साइन करेंगे, सब कुछ उधर ही हो जाएगा। ओके तो ये जो मॉडल है, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने डेवलप किया फॉर आईसीआईसी बैंक। कि उन लोगों ने सोचा कि हम लोग सेविंग्स अकाउंट का ओपनिंग को बढ़ाए कैसे, तो उन लोगों ने ये मेथड निकाला एंड वो लोग ये फॉलो करने लगे। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करता है, बैंक के बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, कि लोन वगैरह के क्लाइंट भी रेफर करता है एंड खुद ट्रांजेक्शन भी करता है। जैसे उसने अकाउंट ओपन किया ना करस्पॉन्डेंट ने, नहीं तो हम लोग को तो बैंक में जाना पड़ता। देखो अभी हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो करस्पॉन्डेंट है, क्योंकि वो खुद को क्या बताता है, बैंक से आया हूँ। ओके एक्चुअली में वो करस्पॉन्डेंट होगा, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो करस्पॉन्डेंट है, वो खुद को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। आया पॉइंट समझ में? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो लोग एक एरिया में एक बैंक फिक्स रखता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, तो मेरे को बोला गया कि इस एरिया में चर्च गेट तक दूसरे किसी क्लास में नहीं सिखाना। हाँ तो दे सकते हैं। हाँ दूसरा सर्विस वो वाला बैंक भरेगा। हाँ मतलब डिपेंड करता है सर्विस किस में, आरसीएम में तो वो लोग भरेंगे, नहीं तो हम लोग भरेंगे। ओके इसका टैक्सेबिलिटी बताने का बाकी बिजनेस करस्पॉन्डेंट का। ओके बिजनेस फैसिलिटेटर का क्या टैक्सेबिलिटी है, हमेशा आरसीएम। लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट का इंपॉर्टेंट है, किधर मिस्टेक होएगा वो सुनो। बिजनेस करस्पॉन्डेंट में लिखा हुआ है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट में लिखा हुआ है अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अगर समझो बहुत जगह पे ब्रांचेस ओपन करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंट को अपॉइंट करेंगे। ओके एजेंट को अपॉइंट करेंगे, तो एजेंट किसको सर्विस दे रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसको बिलिंग करेगा, बैंक को। आ रहा है कुछ समझ में? ओके बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने एजेंट को अपॉइंट किया। ओके अभी एजेंट क्या कर रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरसीएम में कौन सा ट्रांजैक्शन कवर। ओके आरसीएम में एजेंट एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट का ट्रांजैक्शन कवर्ड, एंड ये ट्रांजैक्शन जो है ये एफसीएम है। ओके स्टूडेंट्स का मिस्टेक किधर होता है, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुनते ही आरसीएम बोलेंगे। अपने को बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुन के आरसीएम नहीं बोलना है, अपने को क्या चेक करना है, एजेंट से हम सर्विस ले रहे हैं या फिर हम लोग बैंक को दे रहे हैं। अगर हम एजेंट से सर्विस ले रहे हैं तो आरसीएम में भरेंगे, एंड अगर हम बैंक को सर्विस दे रहे हैं ओके तो एफसीएम में हमको भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विसेज टू दिस दिस बैंक, तो आरसीएम आएगा कि एफसीएम आएगा, एफसीएम आएगा, एफसीएम। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर एफसीएम आएगा। क्लियर है सबको? ओके इस पॉइंट को नोट करो, एंड इधर मिस्टेक होने वाला है। ओके नहीं देखो फॉर एग्जांपल एजेंट ने 10,000 चार्ज किया, ओके तो इसके ऊपर जीएसटी कौन भरेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट भरेगा। हाँ अभी नहीं नहीं इसको आईटीसी मिलने वाला ना। देखो अभी ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को बिल करेगा से 15,000, ओके तो 15,000 प्लस 2,700, ओके ऐसा ये एफसीएम होगा ना ये।
तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट इस तरीके से बिलिंग करेगा, बराबर। अभी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का लायबिलिटी कितना आएगा, 2700, ये एफसीएम का लायबिलिटी है, ओके। 1800 का आईटीसी मिलेगा आरसीएम का, ओके। लेकिन लेकिन पे तो करना पड़ेगा, आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैश में पे होता है, एंड आईटीसी भी मिलता है, तो यहाँ पर लायबिलिटी आरसीएम में पे होने वाला है एंड आईटीसी भी मिलने वाला है, मतलब जेब से कितना गया, 2700। क्लियर है क्या? देखो एफसीएम का लायबिलिटी भी है, आईटीसी भी है। आईटीसी कैसे मिला, आरसीएम का लायबिलिटी पे करो, आईटीसी लो, ओके। तो लायबिलिटी में ऐड किया, आरसीएम लिया एंड 900 रुपीज नेट पे किया, ओके। एंड आरसीएम का 1800 पे किया। क्लियर है क्या, समझ में? एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 14, 14 एंड 15 दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करो। अभी एंट्री नंबर 14 में लिखा हुआ है सिक्योरिटी सर्विसेज, और क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी एजेंसी जो रहता है वो पर्सनल को प्रोवाइड करता है, मतलब वॉचमैन को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल समझो कोई हमारे सोसाइटी में वॉचमैन आया डायरेक्टली गांव से, ओके। अपन उसको रखेंगे क्या काम पे, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ओके। उसने कितने टाइम काम किया है, क्या किया, उसका कुछ भी नहीं मालूम हमको, तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। क्या पता वही चोर हो सकता है वो भी वही चोर हो, तो हम लोग उसको नहीं रखेंगे। हम लोग किससे वॉचमैन को मतलब हायर करेंगे, एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से, ओके। सिक्योरिटी एजेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग के सोसाइटी के लिए एक वॉचमैन भेजो। अभी सिक्योरिटी एजेंसी क्या करता है, इस वॉचमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि इन केस ये वॉचमैन ने कुछ किया, ओके, तो इट विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय दैट एजेंसी। इसीलिए एजेंसी से ये सर्विसेज हम लोग प्रेफर करते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पर आरसीएम है, ओके। आरसीएम में क्या है सुनो, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल भी चलेगा, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म भी चलेगा, ओके, एलएलपी भी चलेगा, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एंड ऊपर जो डीएसए में था उसमें क्या था, इंडिविजुअल होना चाहिए आरसीएम के लिए, ओके। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंपनी को छोड़ के कोई भी चलेगा। डिफरेंस क्या है, ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर इंडिविजुअल चाहिए, इंडिविजुअल डीएसए लिखा है। यहाँ पर इंडिविजुअल डीएसए, यहाँ पर लिखा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस है, ओके। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म इज स्पेसिफाइड सप्लायर और नॉट, नॉट, क्योंकि इंडिविजुअल है। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म इज स्पेसिफाइड सप्लायर और नॉट, यस। क्लियर है सबको, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले में क्या बोला है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इंडिविजुअल भी आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म भी आएगा, एलएलपी भी आएगा, लेकिन ऊपर स्पेसिफिकली इंडिविजुअल बोला है, तो खाली इंडिविजुअल आएगा। समझ में आया सबको, ओके। अभी यहाँ पर ध्यान दो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सप्लायर इंडिविजुअल या तो पार्टनरशिप या तो एलएलपी, दैट इज सिक्योरिटी एजेंसी का नेचर बताया जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये लोग सिक्योरिटी एजेंसी से, इन लोगों ने सर्विस किसको देना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन को देना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन,
मतलब अगर इंडिविजुअल ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया तो एफसीएम लगेगा, प्रोवाइडेड सप्लायर इज टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है कुछ? देखो यहाँ पर सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, यहाँ पर सप्लायर का नेचर दे रहा हूँ, यहाँ पर रिसिपिएंट का नेचर, ओके, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एंड आप लोग को यहाँ पर टैक्सेबिलिटी पता। ओके, टैक्सेबिलिटी पता। एक एसी बंद कर दो, एक एसी होएगा बंद, एक मेरे सामने वाला कर। वो बंद करेंगे तो ही बंद हो रहा है, देखो जरा एक बार। वो वाला बंद करो तो ही हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दो। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दो। हाँ सुनो अभी। सप्लायर फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, recipient ABC and company. Okay, ABC and company is registered. Supplier A and company, recipient A limited. नहीं भी नहीं आ जल्दी। ओके, अनरजिस्टर्ड। चलो, टैक्सेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहला चेक क्या करना है तुम लोग को? स्पेसिफाइड सप्लायर, स्पेसिफाइड रिसीपिएंट, ये दोनों चेक करने का। सप्लायर कौन होना चाहिए अपने लिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये दोनों सप्लायर जो है ये आरसीएम के लिए स्पेसिफाइड सप्लायर है। ओके, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को चेक करना है। ओके, अपने लिए रजिस्टर्ड पर्सन इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। कौन कौन रजिस्टर्ड है? ओके, ए एंड मतलब फर्स्ट वाला ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड, लेकिन ये अपने काम का नहीं है क्योंकि स्पेसिफाइड सप्लायर नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। ओके, रजिस्टर्ड भी है एंड अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो यहाँ पे आरसीएम आएगा। समझ में आया? ओके, बाकी सब केसेस में या तो फॉरवर्ड चार्ज या तो नॉट लायबल डिपेंडिंग ऑन द सप्लायर्स नेचर। ओके, ए लिमिटेड ने एबीसी को सर्विस दिया, एफसीएम। ओके, ए एन कंपनी ने ए लिमिटेड को सर्विस दिया, एफसीएम। ओके, यहाँ पर एफसीएम क्यों आया फर्स्ट वाले में? ओके, ये बॉडी कॉर्पोरेट है इस वजह से एफसीएम आया, बराबर। सेकंड वाले में वापस एफसीएम क्यों आया? क्योंकि अनरजिस्टर्ड है इसीलिए एफसीएम आया। समझ में आया क्या? क्लियर है? तीसरा आरसीएम हो गया। फोर्थ, ओके, दोनों चीजें नहीं। ओके, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है एंड ये अनरजिस्टर्ड भी है, तो आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम आएगा। क्लियर है सबको? इसको लिख लो चार्ट बुक पे ना, लास्ट पेज पे जगह रहेगा थोड़ा। और लास्ट पे, हाँ उधर लिखो। थोड़ा शॉर्ट में लिखना। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिखना है अपने को इसके लिए। क्या? हाँ लिखो लिखो। ये बराबर है एकदम, भी सही है।
कूलिंग बढ़ा दिया क्या? क्या क्या क्या? 30 पे टेम्परेचर? लग ही नहीं रहा है। नहीं ठीक है। फैन का स्पीड कम हो सकता है क्या? हाँ फैन का स्पीड कम कर दो तो क्या मालूम ही नहीं पड़ेगा फिर। लो रख दो स्पीड। हाँ हुआ। क्लियर है सबको? सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर होना चाहिए एंड रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। ओके याद रखना इसको, रजिस्टर्ड पर्सन। अभी अगला वाला ओके हम लोग डिस्कस करेंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखो इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अभी गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के सप्लायर्स को एफसीएम आरसीएम का ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है रेट का। देखो जीटीए में कैसे ऑप्शन था, एफसीएम आरसीएम था, उसके अंदर रेट था। अभी हम लोग उल्टा करने वाले हैं। मतलब इन लोग को पहले रेट दिया है, रेट मतलब कि 12% ऑप्शन है पहला, ओके, एंड दूसरा ऑप्शन है 5%। बोथ आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में जाएगा। देखो जीटीए के लिए कैसा था, पहले से डिसाइडेड था कि एफसीएम या तो आरसीएम। यहाँ पर एफसीएम आरसीएम डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पर क्या डिसाइड करना है अपने को, रेट। अगर हम लोग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के सप्लायर है, मतलब गाड़ी को भाड़े पर देते हैं, ओके गाड़ी को भाड़े पर देते हैं। अगर हम 12% का ऑप्शन में, 12% का ऑप्शन में, तो गवर्नमेंट से ये 12% है, मतलब ये तो एफसीएम ही है, ओके, विथ फुल आईटीसी, विथ फुल आईटीसी सेम लाइक जीटीए। मतलब आपको 12% आगे चार्ज करने का, ओके, एंड रिसीव, मतलब जो अपन है, ओके हम लोग आगे चार्ज करेंगे एंड हमको ही पूरा आईटीसी मिलेगा। एग्जाम्पल हमने कार खरीदा, पूरा आईटीसी मिलेगा। कार का सर्विसिंग करवाया, पूरा आईटीसी मिलेगा। ओके हम लोगों ने सीए का सर्विस लिया, ऑडिट वगैरह किया, उसका पूरा आईटीसी मिलेगा। एसी खरीदा, पूरा आईटीसी मिलेगा। मतलब एवरीथिंग, सबका सब आईटीसी अपने को पूरा मिलेगा। लेकिन कब पूरा मिलेगा, जब हम लोग आगे कितना चार्ज करेंगे, 12%। अगर हम 12% चार्ज नहीं करेंगे तो दूसरा कुछ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके यहाँ तक समझा क्या? अभी हम लोग 5% का डिस्कशन करेंगे। अब जो 5% का ऑप्शन है, ओके ये विथ लिमिटेड आईटीसी, ओके 5% इज विथ लिमिटेड आईटीसी। ओके लिमिटेड आईटीसी का मतलब सुनना, लिमिटेड आईटीसी मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस के परचेस का आईटीसी मिलेगा। ओके वापस रिपीट, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के परचेस का आईटीसी मिलेगा। एग्जांपल
देखो ये एफसीएम का ऑप्शन का बात करें हम लोग। ओके एग्जाम्पल, अगर हम लोग आगे 5% चार्ज करना चाहते हैं, ओके आगे अगर हम लोग 5% चार्ज करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो परचेज आपने बिजनेस के लिए किया, डायरेक्टली बिजनेस के लिए, नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलता है। अभी एसी खरीदा, ये बिजनेस में एसी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। देखो मार्कर वगैरह का है, प्रोजेक्टर का, एसी का डायरेक्ट संबंध नहीं है। ओके तो इट इज इनडायरेक्ट। ओके तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो भी आपका स्पेसिफिक बिजनेस परचेज है, मतलब जो एग्जैक्टली वो बिजनेस के लिए यूज होने वाला है, उसी का आईटीसी मिलेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर कार परचेज किया आपने, ओके रेंट पे देने के लिए कार खरीदा, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आया? कार खराब हुआ, कार का रिपेयरिंग सर्विस लिया, मिलेगा, डायरेक्ट रिलेटेड। आपने सीए का सर्विस लिया, ओके सीए का सर्विस लिया फॉर योर बिजनेस, आईटीआर फाइलिंग, आपका ऑडिट फाइलिंग के लिए अपने सीए का सर्विस लिया, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसको बोलते हैं लिमिटेड आईटीसी। पॉइंट समझा क्या? तो भी नहीं मिलेगा कुछ भी। नहीं नहीं जरूरी है लेकिन डायरेक्ट नहीं। हाँ डायरेक्ट नहीं। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? पर फर्स्ट ऑप्शन में अपने को सबका आईटीसी मिलेगा, एवरीवन। फर्स्ट ऑप्शन में अपने को सभी का आईटीसी मिलेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या बोलते हैं लोग? लिमिट आईटीसी मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अभी सुनो, मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को टैक्सेबिलिटी दिखना है। मीनिंग ऑफ लिमिटेड आईटीसी। अभी यहां पर सुनो, 5% ऑप्शन में हम लोग गए। ओके देखो 5 एफसीएम नहीं लिखना है इधर, हम लोग ने रेट का डिस्कशन किया। अभी ये रेट के अंदर एक जगह पे आरसीएम आएगा। ओके सुनो, गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आपने 5% का ऑप्शन चूज किया, 5% का ऑप्शन चूज किया, अभी हमें क्या चेक करना है वो देखो। अभी हम लोग को चेक करना है, अगर आप लोग अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके एंड रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम आएगा। ध्यान से सुनो, कौन से ऑप्शन में आरसीएम का बात किया? 5% वाले में। मतलब अगर आप 12% के लिए जाते हो तो आप कोई भी रहो, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन आप अगर 5% के ऑप्शन में हो, आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो और आप सर्विस दे रहे हो बॉडी कॉर्पोरेट को, तो आरसीएम। पॉइंट समझा? क्लियर है क्या? अभी अगर हम अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और हम लोगों ने सर्विस भी दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को, तो एफसीएम, 5% एफसीएम एंड लिमिटेड आईटीसी आया। पॉइंट समझ में? देखो ये वाले ट्रांजेक्शन्स में एंड जीटीए में फर्क क्या है वो देखो। जीटीए में आपका हर ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन चेंज नहीं होगा, या तो आरसीएम होगा या तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप आरसीएम के जीटीए हो तो आरसीएम ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? आपके एक ट्रांजेक्शन पे आरसीएम, एक पे एफसीएम, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुरू किया हम लोगों ने ऑप्शन से। ओके हम लोगों ने शुरू किधर से किया? उधर ऑप्शन से। अगर आपका एफसीएम ऑप्शन है तो हर एक ट्रांजेक्शन एफसीएम, आरसीएम ऑप्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन आरसीएम, बीच में कुछ हो सकता है एग्जेम्प्ट हो, लेकिन एफसीएम नहीं आएगा। मतलब एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन नहीं जाएगा तुरंत ही, एक साल के अंदर तो। लेकिन यहां पर अपने रिसिपिएंट के बेसिस पे अपना टैक्सेबिलिटी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, अगर हम लोग बॉडी कॉर्प, अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म है, कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म। ओके हम लोग का जो क्लाइंट है, ओके वो कंपनी निकला तो वो पे करेगा। अगर अपना क्लाइंट प्रोप्राइटरशिप है तो हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। आ रहे समझ में? मतलब एक सप्लायर है,
पर दो चार्ज है डिपेंडिंग अपॉन द रिसिपिएंट्स नेचर। कौन से केस में? नहीं 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 है ना। हाँ बोला है तो ही आरसीएम। ओके ये पॉइंट फर्स्ट लेक्चर में बताया, आप एब्सेंट थे तो विशाल। ओके फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लेक्चर में बताया कि आरसीएम गवर्नमेंट ने बोला है तो ही आरसीएम। ओके अगर कुछ भी नहीं बोला तो इट इज एफसीएम। तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिधर जिधर बोला है उधर उधर ही फॉलो करना है। ओके अगर हम लोग समझो आरसीएम हो रहा है लेकिन सप्लायर बोलता है कि नहीं मैं भर देता हूँ, आप मत भरो, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने जिधर मांगा है टैक्स रिसिपेंट से, उधर रिसिपेंट को ही पे करना पड़े। क्लियर है क्या? ये पॉइंट समझा सबको, ये वाला केस? ओके उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है, परमुटेशन बताओ जरा खुद से। वेरी गुड, हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। ओके हम लोग किसी को भी सर्विस दे एनी। ओके तो हमेशा 5% एफसीएम। ओके विथ लिमिटेड आईटीसी। आया पॉइंट समझ में? तो आरसीएम खाली एक जगह पे, हाँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, दैट टू अंडर 5%। अगर 12% वाले में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम। 12% बोल दिया तो एफसीएम। अगर 5% बोला एंड अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट बोला, देन इट इज आरसीएम। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है सबको? अच्छा और दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट। रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, मतलब ये कौन से मोटर व्हीकल का बात हो रहा है? हाँ बस वगैरह का बात हो रहा है, कार वगैरह का बात हो रहा है, लेकिन ये ट्रक वगैरह का बात नहीं हो रहा है। ओके अगर हमने ट्रक को रेंट पे दिया तो आरसीएम नहीं है। कौन सा व्हीकल देना है अपने को रेंट पे? पैसेंजर को कैरी करने वाला ट्रक वगैरह दिया तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम। क्लियर है? उसके बाद आगे लिखा है वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल आपके हर महीने के रेंट में होना चाहिए। एग्जांपल मान के चलो एक एंटिटी है ए एंड कंपनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके वो सर्विसेज दे रहा है ए लिमिटेड को, बॉडी कॉर्पोरेट को। ओके एंड ए एंड कंपनी ने 5% के ऑप्शन में ऑप्ट किया। आरसीएम आएगा लेकिन कब आएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कौन सा व्हीकल होना चाहिए पैसेंजर को कैरी करने का, मतलब कार हो सकता है, बस हो सकता है, जीप हो सकता है। ओके तो पैसेंजर को कैरी करने वाला गाड़ी होना चाहिए। दूसरा ओके उसका जो कंसीडरेशन है हर महीने वाला, इट शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब पेट्रोल का जो खर्चा है वो हर महीने के रेंट में इंक्लूड होना चाहिए। एग्जाम्पल इसने कोट किया ए लिमिटेड को 15,000 पर मंथ। क्या कोट किया? 15,000 पर मंथ। अभी ये 15,000 पर मंथ में पेट्रोल का कॉस्ट भी आ गया, ऐसा चाहिए। ओके ऐसा नहीं चाहिए कि 4,000 पर मंथ पर प्लस पेट्रोल का ऊपर से। अगर ऊपर से लिया पेट्रोल का तो एफसीएम। ओके इट वुड नॉट बी स्पेसिफाइड सर्विस। स्पेसिफाइड सर्विस कब बनेगा? जब कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। अगर समझो ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला, ओके ऐसा बोला, देखो दो ऑप्शन लिख रहा हूँ 15,000 पर मंथ, और इस तरीके से बोला 5,000 पर मंथ प्लस पेट्रोल। ओके पेट्रोल आरसीएम के लिए कौन सा कवर होगा? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ओके फर्स्ट वाला। ओके ये आरसीएम में कवर होगा एंड दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है क्या? हाँ वही बोला। नहीं नहीं सुनो, अलग से चार्ज नहीं। हाँ जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उस चार्ज के अंदर ही आ जाना चाहिए, मतलब अलग से मैं चार्ज नहीं करूंगा। इट शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। ओके 15,000 के अंदर सब आ गया, मतलब फ्यूल को अलग से दिखाने का नहीं अपने को। समझा पॉइंट? अगर अलग से अपन ने फ्यूल को दिखाया, मतलब ये अपना जो कंसिडरेशन है 5,000, ओके ये अपना रेंट का अमाउंट है,
एंड जो ऊपर का है वो रीइंबर्समेंट है। ओके, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा फिर। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सर्विस ही मानेंगे, हाँ। क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है? तो अपना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया। अच्छा, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर रेंटिंग कवर्ड, एवरीवन लिसन। यहाँ पर रेंटिंग कवर्ड है, रेंटिंग, नॉट हायरिंग। ओके, यहाँ पर क्या कवर्ड है? रेंटिंग कवर्ड है, रेंटिंग। यहाँ पर हायरिंग कवर्ड नहीं है। ओके, हायरिंग और रेंटिंग में क्या डिफरेंस है सुनो। नहीं, वो हायर परचेज है। हायरिंग है सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली, लेकिन क्या फर्क है देखो। हायरिंग में बिलिंग जो होता है ना, बिलिंग, वो किलोमीटर वाइज होता है। एग्जाम्पल, हम लोगों ने मोटर व्हीकल हायर किया आज के दिन के लिए। ओके, समझो हम 5 किलोमीटर चले, मतलब 5 किलोमीटर गए, ट्रैवल किया, तो वो 5 किलोमीटर का ही चार्ज करेगा। लेकिन रेंटिंग में क्या होएगा? ओके, आप ट्रैवल करो ही मत, पर फिर भी आपके एक दिन का चार्ज होएगा, उसको बोलते हैं रेंटिंग। तो यहाँ पर रेंटिंग कवर्ड है, हायरिंग इज नॉट कवर्ड। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेंटिंग इन्वॉल्व्स पीरियोडिक बिलिंग, मतलब कि अपन कुछ कुछ पीरियड का बिलिंग करेंगे, 15-15 दिन का, एक एक महीने का। लेकिन हायरिंग में क्या होता है? हायरिंग में स्पेसिफाइड किलोमीटर का बिलिंग होता है, मतलब कि इतने किलोमीटर हमने पूरा महीना में ट्रैवल किया, इतना ही चार्ज आएगा। मतलब कोई फिक्सिंग नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। समझा नहीं? हाँ, तो उस केस में फिर ये रेंटिंग नहीं है ना, पूरी तरीके से रेंटिंग नहीं है। ओके, पार्टली रेंटिंग पार्टली हायरिंग है, तो फिर आरसीएम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली रेंटिंग कवर्ड है, खाली रेंटिंग। समझ में आया सबको? अभी ये वाला ट्रांजेक्शन करेंगे लास्ट। ओके, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। अभी सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या रहता है उसमें? ये सेबी का एक स्कीम है। अभी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मिस्टर ए। ओके, उसके पास समझो एक्स कंपनी का कुछ शेयर्स है, से 1000 शेयर्स है। ओके, एट द रेट ऑफ से 270। ओके, 1000 शेयर से 270 रुपीज का एक्स कंपनी का। अभी ए को लग रहा है कि इसका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है। ओके, इसका प्राइस क्या होने वाला है? इंक्रीज, मतलब बढ़ेगा प्राइस। तो ये पर्सन इस शेयर को आज बेचना चाहेगा या होल्ड करना चाहेगा? इसको होल्ड करना चाहेगा, बरोबर है, होल्ड करना चाहेगा इसको। तो ए क्या करता है, अपना जो इंटरमीडिएरी है, मतलब कि एजेंट, ब्रोकर इन सिंपल वर्ड्स। ओके, ब्रोकर को बोल के रखता है कि ये शेयर्स को मैं होल्ड करने वाला हूं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, अगले 6 महीने के लिए शेयर्स क्या करूंगा मैं? होल्ड करूं। अभी ब्रोकर को बोला है कि अगर किसी पर्सन को ये शेयर्स लेंडिंग पे चाहिए, लेंडिंग पे। ओके, लेंडिंग पे मतलब कि भाड़े पर, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, प्रैक्टिकली एनएससी बीएससी पे ऐसा नहीं होता है, ये सीबी का अपने प्लेटफॉर्म पे होता होगा। ओके, अपने प्रैक्टिकली नहीं होता है। अभी ब्रोकर है। ओके, इसने क्या सोच के रखा है कि अगर कोई पर्सन को बेरिश व्यू है, मतलब कि उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, मतलब ये शेयर का प्राइस गिरेगा। ओके, ऐसा पर्सन को ये ढूंढेगा। तो इसने ब्रोकर बी को बोल के रखा है कि किसी को एक्स कंपनी का शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग करना है। तो शॉर्ट सेलिंग क्यों बोल रहा हूँ? समझो यहाँ पर बी करके एक पर्सन है। ओके, इसके इसको ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक्स कंपनी का शेयर्स होता
तो मैं आज उसको बेच देता एंड फिर सस्ते में खरीद लेता। हाँ, वो बेचने के लिए उसको शेयर्स चाहिए। पॉइंट समझ में आया? वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, बी एक पर्सन है। बी क्या बोल रहा है, इसका भाव गिरने वाला है, इसका भाव 200 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। 200 हो जाएगा तो फायदा कब होएगा? आज सेल करने पे फायदा होएगा, क्योंकि 270 पे सेल प्राइस हो जाएगा अपना। एंड फ्यूचर में जब 200 होएगा तब हम लोग खरीद लेंगे, तो 70 का प्रॉफिट होएगा। ओके, तो बी बोलता है कि काश मेरे पास ये शेयर्स होते तो मैं बेचता आज 270 में। तो अभी बी ने उसके ब्रोकर को बोला कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास एक्स कंपनी का शेयर रहेगा तो बताओ, मेरे को आज शॉर्ट सेल करना है, मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा खरीद के। तो इन लोग का टाइप हुआ एंड बी को क्या मिल गया? शेयर्स मिल गया शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो ए ने क्या किया? लेंडिंग पे शेयर्स दिया, किसको? बी को। लेंडिंग पे दिया, लेंडिंग पे। समझ में? लेंडिंग पे। अभी बी क्या करता है? ओके, इसको शॉर्ट सेल करता है। ओके, 1000 शेयर से इसको शॉर्ट सेल किया 270 पे। एंड मान के चलो कि असली में भाव 200 रुपया हो गया 6 महीने बाद। तो बी को क्या करना पड़ेगा 6 महीने बाद? ओके, फिर से बाय करना पड़ेगा एंड ए को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने 6 महीने का प्रॉमिस किया हुआ है। तो यहां पर क्या करेगा बी? 6 महीने बाद ओके 1000 शेयर्स को वापस से मार्केट से परचेस करेगा 200 रुपए पे, एंड इसका प्रॉफिट को बुक करेगा। प्रॉफिट कितना होगा? 70,000। ओके, ये प्रॉफिट में से बी को, ए को लेंडिंग फीस देना पड़ेगा। लेंडिंग फीस मतलब जो भाड़े पर दिया है, ओके, उसका जो फीस रहता है, समझो 6 महीने का, पर मंथ फिक्स है। तो पर मंथ का भाड़े का जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा उसको। समझ में आया? लेंडिंग फीस। एंड दूसरा, ये ब्रोकर जो होगा उसको कमीशन भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? देखो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ए ने क्या किया? ए बोल रहा है कि इसका भाव बढ़ेगा, तो ए इसको होल्ड करना चाह रहा है। लेकिन बी बोलता है कि नहीं, भाव तो गिरने वाला है इसका, ऐसा लग रहा है, तो आज अगर मेरे पास शेयर होता तो मैं बेच देता। तो उसने बेच दिया शेयर्स। ओके, एंड सच में आगे जाके भाव गिरा, तो फायदा किसको हुआ? बी को। अभी बी क्या करेगा? ये शेयर्स को 6 महीने के बाद वापस से मार्केट से खरीद लेगा एंड ए को दे देगा, क्योंकि उसने 6 महीने के लिए ही लेंडिंग पे लिया हुआ है। अब ये 6 महीना ए थोड़ी फ्री में देगा उसको शेयर्स, क्योंकि ए क्या चार्ज कर रहा है? लेंडिंग फीस चार्ज कर। ओके, ये लेंडिंग फीस के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? आरसीएम लगेगा, बी पे करेगा। आया पॉइंट समझ में? बी इज गोइंग टू पे टैक्स ऑन अंडर आरसीएम ऑन लेंडिंग फीस। ओके, लेंडिंग फीस के ऊपर आरसीएम लगेगा। क्लियर है सबको? आया समझ में? अभी यहाँ पर आरसीएम क्यों रखा है गवर्नमेंट ने? क्योंकि प्रैक्टिकली ए को मालूम ही नहीं है कि बी को जा रहा है ये शेयर्स, एंड बी को भी नहीं मालूम कि ए का शेयर्स है। ओके, ये सब जो है ये प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ओके, जो ऑनलाइन सेबी का प्लेटफॉर्म रहता है उस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ये सब। तो मतलब यहाँ पर अननोन सप्लायर है, अननोन रिसिपिएंट है। अगर गवर्नमेंट ए को बोलता कि आप इनवॉइस बनाओ, तो ए किसके नाम पे बनाएगा? उसको तो मालूम ही नहीं किसने लिया। बराबर है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बी को क्या बोला? एक काम करो, आप क्या करो, आरसीएम में जीएसटी भर दो और उसका आप आईटीसी भी ले लो। मतलब एकदम सिंपल हो जाएगा ना काम। ओके, अभी वो अगर इनवॉइस बनाएगा तो बी टू सी में बनाएगा। बी टू सी समझते हो? बी टू सी मतलब कि कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेचा, दैट इज अनरजिस्टर्ड को बेचा, ऐसे बताएगा वो। ओके, ए जब इनवॉइस बनाएगा वो अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है, अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, ऐसे बताएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर फिर इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा बी का। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, बी आप खुद ही टैक्स पे करो, खुद ही आईटीसी लो। समझ में आया? तो ये लेंडिंग फीस के ऊपर आरसीएम रहेगा एंड कमीशन के ऊपर इट इज फॉरवर्ड चार्ज। मतलब कि ब्रोकर को तो मालूम है ना बी कौन है। ओके, ये ब्रोकर को मालूम है अपना पार्टी कौन है, तो ये लोग तो फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करें। समझ में आया सबको? ये पूरा ट्रांजेक्शन विथ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखा हुआ है।
तुमने मेन नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है शायद। नहीं है ना इसमें। ठीक है, ये वाला लिख लो एक बार। मेन वाले में है वैसे तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं, चार्ट बुक में एग्जाम्पल नहीं, मेन वाले में है। मेन वाले में पूरा है। मिला। आगे आगे आगे। और आगे जाओ, हाँ। हाँ, बराबर है। हाँ, तो ये लिखने के लिए जगह छोड़ा है, लिखो इसको। इसमें एग्जाम्पल जो लिखवा रहा हूँ ना, वो लिखने के लिए जगह छोड़ा हुआ। लिख लो इसको सब लोग। तुम लोग को ये पीडीएफ मिलता है, लिखते हो ना तुम लोग? तो घर पे लिखा करो ये अभी लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एंड ये थोड़ा मतलब भूल जाओगे आप घर जाओगे तब तक। इसके लिए अभी लिख लो ये वाला पॉइंट। हाँ। हाँ, उसका। हाँ। हाँ, तो वही है ना ये। 6 मतलब कि 6 6 12% ऐसा। इसको 12 कर दो। मतलब 5% वाले में। ओके, इसको 12 कर दो। 6 लिखा है, 12 कर दो उसको। समझा सबको? ठीक है, एक ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करें।
मिडिल के टाइम पे पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो क्रैश हो जाएगा। इतना नहीं होना चाहिए। पर कितना चाहिए ना? 50%। पर पता चला हार गए तो अरे वो आयरलैंड पाकिस्तान को भी हार गए। तो आयरलैंड का टीम भी है कुछ तो अच्छा ही थे। हाँ डेढ़ सौ में। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। 50 150 में मतलब बैंक 50 होगा 400 में। से डाउनफॉल ही आएगा लगता है। ये अब तक खुला नहीं है। हाँ हाँ, 50% का वो रहेगा उसमें डीप रहेगा ना। 22 760 का सपोर्ट है। मतलब लेना चाहिए सपोर्ट अगर पॉजिटिव पुलिस मार्केट अगर इधर सपोर्ट लेना ही चाहिए। तो फिर मतलब नहीं इतना ऊपर जाने आज मंथली एक्सपायरी देना हिसाब से बोले टाइप तो रहेगा ये मंथ। हाँ
रिलैक्स सपोर्ट है। देखिए नहीं, पहले ट्रैप करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, एक 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करेगा, फिर भाग जाएगा। आप ट्रेडिंग करते हो? अच्छा है। अरे वाह। कौन से कॉल? पर इसमें कुछ भी नहीं है इतना, मतलब इसमें खाली डिसिप्लिन चाहिए, नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज एंड 100%